कभी कभी कुछ आवाज़ें किसी काली परछाई की तरह साथ रह जाती हैं और उसकी गूंज जिंदगी भर के लिए इस तरह से आपका हिस्सा बन जाती हैं कि उससे पीछा छोड़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, यही कोई साल भर का समय बीता होगा। उन दिनों मैं जॉब के कारण कोलकाता के न्यू टाउन में रह रहा था। अब काम ऐसा था कि हफ्ते के 5 दिन तो कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए बीत जाते और जो 2 दिन बचते उन दिनों में उस छोटे से कमरे में बैठे रहने का मन नहीं करता। सो ज़्यादातर वक्त गलियों में भटकते हुए ही बीत जाता। वैसे उन गलियों में भटकने की कोई खास वजह नहीं हुआ करती थी, बस उस शहर की अजीब सी खाकशाही में घुलते कैपिटलिज्म की चमक थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी मुझे। और उस पूरे शहर की तस्वीर उन गलियों से निकलकर रोड तक पहुंचते पहुंचते साफ नजर आने लगती थी। अब जिस एरिया में मैं रह रहा था उन गलियों में ज़्यादातर लोग मेरे ही जैसे थे, 9 से 5 वाले या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स। अब लौंडों में दोस्ती के लिए कुछ चाहिए थोड़े होता है, एक आध कप चाय से कब बात एक एक ग्लास तक पहुंच जाए पता कहाँ चलता है। ऐसे ही कुछ कॉलेज के लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई थी। हाँ, थोड़े आवारा थे, मगर उस उम्र में जिंदगी कहाँ जा रही है किसको ही खबर होती है। ऐसे ही एक रोज संडे की उमस भरी सुबह मैं एक छोटे से कैफे में चाय पी रहा था। हालांकि उसे कैफे कहना सही नहीं होगा, वो तो बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और उसके मालिक ने, जिसे मैं थोड़ा बहुत पहचानता था, उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा था चाय कैफे। खैर, मैं उस रोज की कहानी सुना रहा था। तो हाँ, उस दिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही थी। सुबह के 9 बजे ऐसा लग रहा था मानो जैसे शरीर के ऊपर पसीने की एक परत पिघलकर एकदम चिपक गई हो। पंखे के नीचे भी गर्मी से राहत की उम्मीद एकदम फालतू थी। मैं बेचारा गर्मी से पिघलता चाय की चुस्की ही ले रहा था कि मेरी बगल वाली टेबल पर आकर एक लड़का बैठा। हाँ, मैं उसे जानता था, वो रोहित था, पर आज वो थोड़ा अलग दिख रहा था। आंखों के नीचे हल्के गड्ढे और नींद से भरी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। उसके होंठ भी बिल्कुल सूखे हुए थे, गालों के गड्ढों से चेहरे की हड्डियां झांक रही थी। उन हड्डियों के वहां होने का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। उसका शरीर भी अब पहले से भी ज्यादा दुबला दिख रहा था। बिखरे बड़े बालों के कारण मुझे भी उसे पहचानने में 2 मिनट लग गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी सदमे में हो। और वैसे भी मैं उसे पिछले कई हफ्तों से मिला नहीं था। मैंने उसे आवाज दी, ओए रोहित। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठा था सामने वाली टेबल पर उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, जैसे मेरी आवाज उसे सुनाई ही न दी हो, जैसे वो खुद में ही कहीं खोया हुआ हो। मैंने फिर एक बार आवाज दी, अरे ओए रोहित। इस बार वो मेरी आवाज सुनकर बड़ी ही सुस्ती से पलटा। उसने मुझे देखा और एकदम अजीब सी, बिल्कुल क्रीपी सी मुस्कान के साथ बोला, अरे भैया आप। फिर वो उस टेबल से उठकर मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कुछ अजीब सा बुदबुदाया। फिर बिल्कुल चुप हो गया और वैसे ही चुपचाप नीचे जमीन को घूरने लगा। उसके पैर भी लगातार कांप रहे थे, मानो जैसे वो कुछ सोच रहा हो। मैंने उसके दोस्त के बारे में, अनुराग के बारे में भी पूछा, तो भी वो बिल्कुल चुप रहा। मैंने
फिर जोर देते हुए कहा, ओए तो ठीक है ना। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इसे आखिर हुआ क्या है। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है ये नशे में हो, पर फिर वो नशे में भी इस तरह से ऐसे खामोशी से तो नहीं बैठा रहता। मैंने उससे आगे और कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उसकी और उसके दोस्त की हरकतें भी ऐसी ही रही हैं कि कभी ना कभी तो परेशानी बढ़नी ही थी। दोनों जिगरी दोस्त उसी एरिया के एक प्राइवेट कॉलेज में सेम डिपार्टमेंट में साथ ही थे, और दोनों की दोस्ती यहीं कॉलेज में ही हुई थी। कुछ दिनों की दोस्ती के बाद दोनों ने यहीं इसी एरिया में कमरा भी साथ ले लिया, पर शायद यही दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, एकदम बेवकूफ। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि दोनों जिंदा कैसे हैं, क्योंकि अगर एक ने गलती से ये कह दिया कि चल भाई छत से कूद जाते हैं, तो दूसरा उसे रोकेगा नहीं, बल्कि साले दोनों एक साथ कूद जाएंगे। पर मजाक से हटके दोनों की जिंदगी बहुत ही अजीब सी चल रही थी। पहले तो कॉलेज के लेक्चर्स बंक करने से शुरुआत हुई, फिर बात कॉलेज बंक करने तक पहुंच गई। ऊपर से दारू और सिगरेट के बाद दोनों ने हरी पत्तियों की अद्भुत दुनिया खोज ली। बात अगर यहीं तक आकर रुक जाती तो शायद तब भी सिचुएशन अलग होती, पर फिर अय्याशी के लिए भैया पैसे तो लगते हैं, तो दोनों ने अपना खर्चा निकालने के लिए अलग अलग फंडे खोजने शुरू कर दिए। पहले तो कॉलेज की फीस गायब हुई, फिर रूम के रेंट में घपलेबाजी की गई। जब उससे भी बात नहीं बनी तो गोल्ड लोन और न जाने कितने चाइनीज ऐप से कर्जे लिए गए। पर बात और आगे बढ़ गई, बैटिंग, मटका और न जाने क्या क्या। अब तो दोनों ने अपने अगल बगल वालों तक को नहीं छोड़ा। दोनों के बारे में पूरे एरिया में एक बात बहुत फेमस थी। वो बात ये थी कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन दोनों ने ठगा नहीं। अब चाहे रूम दिलाना हो या ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड गैजेट, हर जगह दोनों बस अपने जुगाड़ में लगे रहते। कुछ पैसों का जुगाड़ अगर हो भी जाता तो भी नशे और अय्याशी के बाद नतीजा एक ही होता, टोटल लॉस। कई बार तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कई कई हफ्तों तक उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स ने उन दोनों को पाला। पर उस दिन उसे ऐसे देखकर मुझे उसके लिए सच में बुरा लग रहा था। बेचारा सच में बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। सच कहूँ तो अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं किसी भी तरह उसकी मदद करता। पर जब उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई, उसके बाद तो मैं भी थोड़ा सहम गया। पहले तो वो काफ़ी देर वैसे ही बैठा रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, सिगरेट उसके हाथ में थी, पर उसने सुलगाई तक नहीं। पर फिर अचानक से वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, भैया हमसे गलती हो गई। उसकी आवाज़ बिल्कुल कांप रही थी। उसमें खौफ था या पछतावा, पता नहीं। पर फिर उसने अपनी सिगरेट जलाई और एक बार कुछ सोचने लगा, जैसे वो तय कर रहा हो कि मुझे बताए या नहीं। फिर जैसे उसने कुछ तय किया और सिगरेट की एक लंबी कश लेते हुए धीरे से बोला, भैया आपको याद है ना, मैं और अनुराग हम दोनों बहुत ज़्यादा ही फंस गए थे। बताया था ना आपको, पैसा कर्जा एकदम गले तक पहुंच गया था, ऊपर से बैकलॉग्स। हमें लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस बार तो पक्का गए। और कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा था। सच्ची में इस बार तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बुरी थी। और जब एक शाम हम दोनों कॉलेज के गेट के पास
वो जो चाय की दुकान है ना, वहीं बैठे थे और यही सब डिस्कस कर रहे थे। तभी मेरे कॉलेज का वो गार्ड है ना, वो बुड्ढा, अरे जिसको सब चीचा चीचा बोलते हैं, वो आकर हम दोनों के साथ बैठ गया। वो कभी कभी ऐसे ही हम दोनों के साथ आकर बैठ जाया करता था, पर वो शाम थोड़ी अलग थी। वो चीचा जो अक्सर हमारी खिंचाई करता रहता है, उस दिन हम दोनों को सीरियस देखकर धीरे से बोला, अब कौन सा शॉर्टकट खोज रहे हो? फिर हम दोनों कुछ नहीं बोले, तो वो अनुराग के एकदम करीब आके धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, देखो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ऑफिस का कोई चक्कर है तो बोलो। चीचा उस दिन शायद अपनी कमाई की जुगाड़ में था, पर अनुराग उखड़ गया। वो एकदम झिड़कते हुए बोला, अरे जाओ यार चाचा, तुम यहाँ चड्डी भरी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कि कौन से दर्जी को पकड़ के सिलवाएं और तुम हो कि परेशान किए जा रहे हो। उसकी ये बात सुनकर के चचा हंस पड़ा, पर फिर बोला, अरे बताओ तो सही, हो सकता है तुम दोनों की कोई हेल्प कर दें। इस बार अनुराग ने पूरी महाभारत एक सांस में सुना दी। अब वो उसके अंदर का गुस्सा और चिढ़ था या वो सच में इतना डेस्परेट था, पता नहीं, पर हमारी हालत सुनकर के चचा ने एक लंबी सांस ली और बोला, बेटा, दोनों के लंबे लगे पड़े हैं। फिर कुछ देर बाद सोचकर बोला, देखो, एक रास्ता है। फिर उसने एक बाबा के बारे में बताया। इस बार मैंने रोहित को बीच में टोका, और तुम दोनों चले गए। रोहित मेरी बात काटते हुए बोला, भैया, हम लोग ऐसी सिचुएशन में थे ना कि अगर कोई बोल देता कि उस नाले में कूद जाओ, तो शायद हम सच में कूद जाते। हाँ, तो हम दोनों उसी रात को एक बोतल लेकर निकल गए। अब ये चीचा नहीं बताया था कि एक बोतल ज़रूर लेके जाना। अब वो, अरे उधर है ना वो जो न्यू टाउन का आउटर एरिया है, अरे जहाँ हम लोग एक बार गए थे, वो मोटरसाइकिल क्लब वाला जो रेस्टोरेंट था ना, उसी रोड में, एकदम हाईवे के एंड पे, जहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी है ना, उसी एरिया में। रोहित कुछ बोलते बोलते अचानक से रुक गया, और पता नहीं, पर उसने अपनी गर्दन ऐसे घुमाई जैसे हमारी बातें कोई तो सुन रहा हो, और फिर धीमे से बोला, भैया आप कभी उधर मत जाना, बहुत ही अजीब सा एरिया है, एकदम मनहूस, चारों ओर बस कचड़े का पहाड़, जंगल झाड़ और जंगली झाड़ियों से घिरा, हर तरफ बिल्कुल सुनसान। एक आध बिल्डिंग थी, पर वो सब बिल्कुल टूटी फूटी सी, आधी अधूरी सी, जैसे बनते बनते ही ढहने लगी हों। उस पूरे इलाके में एक कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था तो बस एकदम अजीब सा सन्नाटा। थे तो बस हम दोनों। और फिर ऐसे ही भटकते भटकते हमारी नज़र एक टूटी फूटी बाउंड्री पर पड़ी। वो बाउंड्री ज़्यादा ऊंची नहीं थी और ऐसी हालत में थी जैसे बस अगर उसे कोई छू ले तो वो झरझरा कर गिर पड़े। और उस दीवार के उस ओर खड़ा था एक अकेला मकान, एक मंजिल का वो छोटा सा मकान जिसकी दीवारों पर प्लास्टर पूरी तरह झड़ चुका था। उसके ऊपर ऐसे काले भूरे धब्बे थे जैसे पुराने खून सूख कर चिपक गए हों। खिड़कियां टूटी हुई थी, कुछ आधी खुली और कुछ ऐसी कि जैसे किसी ने अंदर से जोर से लगाकर उन्हें बंद रखने की कोशिश की हो। पूरे मकान की दीवारों पर बेलें ऐसी लिपटी थी जैसे उन्होंने ही उस इमारत को ढहने से रोक रखा हो। और कोनों से झूलती वो बेलें ऐसी लग रही थी जैसे वो जिंदा हों और सांस ले रही हों। हम दोनों उस घर के बाहर खड़े यही सोच रहे थे कि दरवाज़ा खटखटाएं या वापस चलें। पर फिर उस बेवकूफ़ अनुराग ने दरवाजे पर नॉक कर दिया।
पहले तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, पर कई बार ज़ोर ज़ोर से खटखटाने के बाद अंदर से एक कड़क सी आवाज़ गूंजी। कौन है वो हरामखोर जो ऐसे दरवाजा पीट रहा है? वो आवाज़ सुनकर मैं और रोहित दोनों ही बुरी तरह से घबरा गए। मैंने तो उससे कहा कि भाई चलते हैं, पर साले अनुराग के अंदर कीड़ा था, उसको वहाँ से जाना ही नहीं था। उसने मुझसे कहा, अबे रुक जाना यार, जब यहाँ तक आ गए हैं तो देख लेते हैं। मुझे उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, हमें वहाँ से लौट जाना चाहिए था, पर शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। अनुराग ने थोड़ी और हिम्मत दिखाई और उसने कहा, जी हमें काली जी से मिलना है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंदर से जोरदार दहाड़ती हुई आवाज ने कहा, काली नहीं, कालानाथ पूछा। बड़ों से कैसे बात करते हैं, माँ बाप ने नहीं सिखाया क्या? थोड़ी देर के बाद हम दोनों जैसे खड़े थे वैसे ही जम गए। मैं तो वहां से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। और फिर दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक काला साया बाहर आया। वो एक बुढ़ा सा आदमी था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर एक अजीब सी बात थी उसके चेहरे पर, मेरी नज़र टिक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें, उसका चेहरा स्थिर ही नहीं थे, मानो जैसे बार बार अपनी जगह बदल रहे हों। पर शायद नहीं ज़्यादा सोच रहा था, शायद डर और अंधेरे का असर हो, पता नहीं। फिर उसने हमें अंदर आने को कहा और हम उसकी बात मानकर उसके पीछे चल दिए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच एक बिल्कुल ही हल्की पीली सी रोशनी थी, जो जगह जगह जलते लालटेन और ढिबरियों के जलने की वजह से थी। और उन जलती हुई बत्तियों से आती केरोसिन की गंध के साथ एक और बड़ी ही अजीब सी गंध थी, मानो जैसे कुछ सड़ रहा हो। मुझे तो फर्श भी बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, थोड़ा लिजलिजा, सीलन भरा। और फिर मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। वो चीज़ अजीब सी थी, थोड़ी नरम सी, थुलथुली सी। मैं तो गिर ही जाता अगर अनुराग ने मुझे संभाला ना होता तो। पर हम दोनों उस आदमी को फॉलो करते रह गए। उस हल्की पीली रोशनी में कुछ भी साफ साफ देख पाना बहुत ही मुश्किल था, पर उस पूरे घर में जो भी दिख रहा था वो ऐसा था जैसे कभी वो घर बहुत ही आलीशान रहा हो, पर अब पूरा घर धूल से ढका बस कूड़े के ढेर जैसा कुछ था। वो बुढ़ा हमें लेकर एक कमरे में आकर रुक गया। उस कमरे की छत आधी गिरी हुई थी और आधी इस तरह से लटक रही थी कि कभी भी गिर जाएगी। कमरे के बीच में एक वेदी जल रही थी, जिसके इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ी और हड्डियों का ढेर पड़ा था। कुछ के ऊपर तो अब भी चिपका हुआ मांस चिपक कर एकदम सड़ने लगा था। चारों ओर दीवारों पर अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बनी थी, कुछ ऐसी कि जैसे किसी शैतान का चेहरा हो, लंबे दांतों और नाखूनों के साथ। और बनी थी आड़ी तिरछी लकीरें जो गोल घेरों से गुजर रही थी। वो लकीरें दीवारों पर दरारों को छिपा रही थी शायद। मैंने उस समय उस जलती हुई आग में पहली बार उस बुढ़े का चेहरा ध्यान से देखा। वो सच कहूं तो वो बुढ़ा डरावना तो नहीं था। उस बुढ़े की उम्र यही कोई 60-65 की रही होगी। एकदम गोरा, उसके स्किन पर एक अजीब सा ग्लो था। उसके लगभग पूरी तरह से गंजे सर के नीचे उसका चेहरा बहुत ही इंटेलिजेंट सा नजर आ रहा था, और एग्जैक्टली कहूँ तो उसमें एक अजीब सा करिश्मा था।
उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी सी थीं, एकदम कॉन्फिडेंट। लेकिन उन आंखों के आसपास से गुजरती लकीरें उसका बुढ़ापा नहीं छिपा पा रही थी। और उसकी गहरी घूरती आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा अंदर तक झांक रही हूं। मैं उसे गौर से देख ही रहा था कि उसने अचानक से कहा, अपना हाथ आगे करो। पता नहीं क्यों पर उसकी आवाज़ सुनकर मेरी हथेलियां जैसे खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गईं। वो कुछ देर तक मेरी हाथों को देखता रहा। वो मेरी हथेलियों को कुछ सेकंड तक घूरता रहा। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बिल्कुल अजीब सी ठंडी। फिर अचानक से वो जोर से हंस पड़ा और मेरी हथेली छोड़ते हुए बोला, बहुत जल्दी में हो। पैसा चाहिए, कर्जा खत्म करना है, पढ़ाई भी ठीक करनी है, नशा भी नहीं छोड़ना है। उसने अनुराग की ओर देखा। दोनों एक जैसे हो और नसीब भी एक जैसी। अनुराग को अब उसकी बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने बहुत ही क्यूरियस होकर पूछा, तो उपाय बताइए ना बाबा। ये सुनकर बुड्ढा हम दोनों को देखने लगा। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखें अंदर तक झांक रही हों। उस समय हम दोनों सच में डर गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। उस वक्त बेदी में जलती हुई लकड़ियों के चटकने की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वो आग धीरे धीरे उन लकड़ियों को खा रही हो। फिर उस बुड्ढे ने धीरे से अपने बगल में रखे हुए झोले से एक पोटली निकाली, काले कपड़े में बंधी हुई। उसने उसे खोला और अंदर से निकले 2 तावीज़, काले धागे के बीच में बंधी छोटी सी सफ़ेद चीज़। पहले तो मुझे लगा कि लकड़ी है, पर जैसे ही उसने वो हमें हाथ में थमाई, मुझे समझ आ गया। वो हड्डी थी, छोटी, गोल और अजीब सी, मानो जैसे किसी ने चबाकर उसे घिस दिया हो। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इसे पहन लो, और हाँ, याद रखना, तंत्र में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जब उसने ये कहा तो अनुराग ने अपने पास रखी बोतल उसकी ओर बढ़ा दी और मुस्कुराकर बोला, बाबा लाए हैं ना, ये लीजिए। ये सुनकर वो हम दोनों पर जोर से हंसा। एकदम बेवकूफ हो दोनों। ये तो मैं लूंगा ही, पर तंत्र में जब कुछ चाहिए होता है उसके बदले कुछ देना होता है। कुछ ऐसा जो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम कभी भी तैयार नहीं होगे। उसकी बातें उस वक्त हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर हमने बस हाँ में सिर हिला दिया। और वो फिर बोला, ठीक है, फिर इस तावीज को गले में पहन लो, कभी मत उतारना। और हाँ, हर रात सोने से पहले अपने दरवाजे के बाहर कच्चा मांस रख देना। अनुराग हंस पड़ा। कुत्ते के लिए? बुड्ढा अचानक से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें इस बार अलग थीं। कुत्ता, हाँ, मान लो। फिर बहुत ही धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए बोला, पर जो भी हो, दरवाजा मत खोलना, समझे? हम दोनों ने फिर से हाँ में सर हिलाया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे ध्यान लगा रहा हो। फिर जोर से बोला, अब जाओ, निकल जाओ यहां से, किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम वहां से निकल आए। मैं तो पूरे रास्ते चुप था, पर अनुराग वो हंसता जा रहा था।
भाई ये तो नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है, एकदम किलर खतरनाक। पहली रात तो हमने वही किया जैसा कालीनाथ ने कहा था। थोड़ा सा कच्चा मांस हमने अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर रख दिया और सो गए। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बस रात को रखी वो मांस की कटोरी खाली थी। पर अगले दिन से सब कुछ बदलने लगा। अनुराग ने एक लॉटरी खरीदी थी, वो अचानक से लग गई। पैसे आ गए, हम दोनों का कर्जा खत्म हो गया। अचानक से हमारे पैसे जहां भी फंसे थे वापस आने लगे। पता नहीं कैसे, पर हमारा बैग भी क्लियर हो गया। एक हफ्ते में सब बदल गया भैया। पैसे बरस रहे थे। हमने तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलने की प्लानिंग कर ली थी। लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चलने लगी थी, इतनी परफेक्ट कि मुझे तो अब डर लग रहा था। पर उस अनुराग को तो मज़ा आ रहा था। उसने तो खुला खर्चा चालू कर दिया, शॉपिंग, क्लबिंग, नशे, फुल ऑन। मैं फिर भी उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे तो किसी की भी नहीं सुननी थी। फिर एक रात बहुत अजीब हुआ, हर रात से बिल्कुल अलग। मैं उस रात बिल्कुल ही गहरी नींद में सो रहा था और अनुराग मेरे कानों के सामने आकर धीरे से बोला, ओए तुझे आवाज आ रही है क्या? मैं अचानक से उठ गया, देखा तो वो उकड़ू मेरे बेड के बगल में बैठा हुआ था। उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थी जैसे उसने उन्हें जबरदस्ती खोल रखी हो, जैसे वो आंखें बंद ही नहीं करना चाहता हो। अनुराग ने फिर कहा, अभी नहीं आ रही है तुझे, पर आएगी, तुझे आवाज आएगी। मुझे सच में कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस रात तो मुझे लगा कि वो नशे में है, वो नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहा है। पर फिर ये हर रोज का हो गया। वो रात भर नहीं सोता और बस दरवाजे की तरफ देखता रहता। मैं जब भी उसे पूछता तो वो यही कहता, तुझे वो आवाज अभी नहीं आ रही, पर जरूर आएगी, इंतजार कर, तुझे पता नहीं है, वो भीतर है, अंदर, यही, इंतजार कर। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल डर गया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसे बताऊं, किससे बात करूं। और अनुराग की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। उसने कमरे से निकलना भी बंद कर दिया। कभी कभी तो वो खुद को ही नोचने लगता और जोर जोर से चिल्लाता, वो मेरे अंदर है, बाहर निकालो उसे, वो मेरे अंदर है, मुझे उसे बाहर निकालना है। और एक रात ये सब इतना बढ़ गया कि मुझे उसे बांधना पड़ा। मैंने एक बेडशीट से उसे पूरी तरह बांध दिया और किसी तरह सो गया। पर अगली सुबह कमरा बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि अपनी सांस भी अजीब लग रही थी। फिर मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई और उस पल मेरा गला सूख गया। अनुराग दरवाजे के पास बैठा था, सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। उसकी आंखें एकदम लाल थी, सिर्फ लाल नहीं, जैसे अंदर से खून भर गया हो। आंखों की सफ़ेदी बिल्कुल गायब हो चुकी थी और वो सीधा मुझे ही देख रहा था। फिर मेरी नज़र उसकी छाती पर गई और मेरी चीख निकल गई। उसकी छाती फटी हुई थी, सीधे बीच से, जिसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। नाखून के गहरे निशान थे, मांस के टुकड़े लटक रहे थे। कमरे में चारों ओर फर्श पर खून फैला था, जिससे कच्चे लोहे की सड़ी अजीब सी बदबू उठ रही थी। उसका हाथ पूरा लाल था, उंगलियों के बीच तक खून भरा हुआ था, जैसे वो खुद को खरोचता रहा हो, रुक रुक कर, एकदम बार बार। पर वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन
बहुत ही अजीब तरीके से। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी ने उसे उसके चेहरे को खींचकर उसे हंसा दिया हो। फिर अचानक से उसने अपनी पलकें झपकी। ऐसे वो ऐसे अक्सर आंख मारा करता था, पर शायद वो मेरा भ्रम था। मैं शायद इतना शॉक में था कि मेरा दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी मुझे याद नहीं, और मैं याद भी नहीं करना चाहता। ये बोलते बोलते रोहित चुप हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इससे उसकी कई बात पर कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें, उसका बर्ताव, उसका खौफ, सब कुछ एकदम सच था। मैंने उससे फिर एक बार पूछा, तो उसके बाद तुमने वो कमरा छोड़ दिया? रोहित इस बार बहुत ही धीरे से बोला, उसका कोई फायदा नहीं। अनुराग अभी मेरे साथ ही रहता है। वो हर रोज मुझे दरवाज़ा खोलने को कहता है, बोलता है खोल के देख तो सही कौन है, एक बार देख ले, बहुत मज़ा आएगा, मान जा। मैं वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलता, पर लगता है कि किसी दिन मैं वो दरवाज़ा खोल दूंगा। और ये बोलते बोलते रोहित चुप हो गया। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, और शायद मुझ में उससे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। रोहित उठा और वहाँ से बड़बड़ाते हुए निकल गया। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, बिल्कुल नहीं खोलूँगा, कभी नहीं खोलूँगा मैं दरवाज़ा, बिल्कुल नहीं। उस दिन रोहित से मेरी वो आखिरी मुलाकात थी, पर मैं कई दिनों तक उसकी कही कहानी के बारे में सोचता रहा। और जानते हैं, मैं भी आज रोहित की बताई उसी जगह पर आया हूँ, उसी घर को खोजते हुए, उसी काली नातोजा को खोजते। अब उसकी कहानी सुन के मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब देखिए, मैं उन दोनों की तरफ बेवकूफ़ थोड़े हूँ कि वो दरवाज़ा खोल दूंगा